Hello, class 8th. Today we will resume your second chapter with this is establishment of company power. यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में कैसे एंटर हुए, कैसे एंटर होकर वो बस गए यहाँ पर, किस तरीके से वो 200 साल हम पर राज कर गए। तो ये सब कुछ हम पढ़ रहे थे। हमने मर्चेंटलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स पढ़े थे। हमने देखा था कि शुरू में सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, इसके अलावा फ्रेंच भी थे, पोर्टुगीज़ भी थे, जिनसे वो लोग लड़े थे, राइट। उसके बाद हमने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी पढ़ी कि किस तरीके से फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स थे उनमें लड़ाई हुई और अल्टीमेटली फ्रेंच को यहाँ से ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इसमें कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, और कार्नेटिक वॉर्स इसलिए बोलते थे क्योंकि ये जो वॉर हुए थे दो, ये कर्नाटका के रीजन में हुए थे, इसलिए इसको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। इसके बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर भी हुआ। इसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ चुके थे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद बैटल ऑफ प्लासी। देखो, ब्रिटिशर्स ने बड़े ही धोखे दिए, ब्रिटिशर्स ने आपस में लोगों को लड़ाया। ब्रिटिशर्स कुछ ब्रिटिशर्स थे, फिर आखिर इन्होंने क्या क्या किया कि ये इतने साल हम पर राज कर गए, इन्होंने इतनी बड़ी जनसंख्या वाले एरिया को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो बैटल्स हम पढ़ेंगे ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर्स, ये सब हमें बताएंगे कि एक्चुअल क्या था, क्या सीरीज़ चली थी कि ब्रिटिशर्स आए सिर्फ ट्रेड करने थे और आकर उन्होंने हम पर राज किया। कुछ ब्रिटिशर्स इतने सारे लोगों पर 200 साल राज कर गए। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, क्या इनकी प्लॉटिंग रहती थी, क्या प्लानिंग रहती थी, क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी, राइट। सो बैटल ऑफ प्लासी was in year 1757. You have to learn these years. बहुत important है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ। सो बैटल ऑफ प्लासी in the year 1757. Although Siraj-ud-Daulah was able to take back Calcutta from the East India Company, it was recaptured by the company in 1757. देखो, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को वापस ले लिया था, पर फिर भी कंपनी ने कलकत्ता सिराजुद्दौला से वापस ले लिया 1757 में। This was made possible by Mir Jafar, which was one of the generals in Sirajuddauला's army. मैंने बोला ना कि ब्रिटिशर्स धोखे से आए। ब्रिटिशर्स ने एक राजा को दूसरे राजा की मदद से धोखे से हराया। इवन राजाओं के ही जो उनके ऑफिशियल्स होते थे उन तक से उनको धोखा दिलवा दिया। तो सेम यहाँ पर हुआ। सिराजुद्दौला से कलकत्ता किस तरीके से लिया गया? मीर जाफ़र की मदद से। और मीर जाफ़र कौन था? वो था जनरल। क्या था? इनकी आर्मी का जनरल था। Mir Jafar switched his loyalties and offered his support to the British. For his allegiance, the British offered him the throne. In 1757, the Nawab clashed with the British at Plassey, where he was killed. Mir Jafar then became the Nawab of Bengal. भाई, जब कोई किसी से धोखा करेगा, अगर मीर जाफ़र ने धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ, जो कि उनकी आर्मी का जनरल था, तो कोई ना कोई लालच तो उसका होगा, कुछ ना कुछ तो लालच ब्रिटिशर्स ने दिया, जिसकी वजह से जो मीर जाफ़र था उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। और वो था कि भाई ब्रिटिशर्स ने बोला तुम हमें मदद करो जीतने में, तुम हमारी मदद कर दो, कैसे भी करके हमें इसको हटवा दो सिराजुद्दौला को, और हम तुम्हें क्या दे देंगे? गद्दी दे देंगे, यानी कि बंगाल का नवाब बना देंगे। सेम उन्होंने किया। जैसे ही सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई, उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। Mir Jafar was a mere puppet in the hands of the East India Company. Although Mir Jafar gave the British a huge war compensation and trading rights, he was ousted in favor of his son-in-law Mir Qasim, who tried to improve the administration of Bengal and reorganize his army according to European armies. अब हुआ क्या कि मीर जाफ़र सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था। भाई, मीर जाफ़र आया भी तो ब्रिटिशर्स की वजह से था गद्दी पर, तो जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वो करता था। एक पपेट बन गया, एक कठपुतली बनकर रह गया था उनके हाथ की।
यहाँ तक कि वॉर में, ये जो वॉर हुआ जिसमें उसको गद्दी मिली, उस वॉर का जो हर्जाना था वो भी मीर जाफ़र ने अपने खजाने से भरा। अब आई मीर कासिम की एंट्री, हो गई मीर कासिम की एंट्री। मीर कासिम था मीर जाफ़र का सन इन लॉ, ठीक है। मीर जाफ़र क्या था? मीर कासिम का सन इन लॉ था। सन इन लॉ मतलब दामाद था। और उसने क्या कोशिश की? उसने ये कोशिश की कि जो क्या बोलते हैं, उनकी जो आर्मीज़ हैं वो अच्छे से दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो पाए। मीर कासिम removed dastaks from internal trade as well. This change gave the Indian merchants the same benefits as the British traders. उसने क्या किया? दस्तक सबके लिए हटा दी। जैसे ब्रिटिशर्स के लिए दस्तक हटाई गई थी, जैसे उनको दिया गया था कि रेवेन्यू नहीं देना है और उनको टैक्स नहीं देना है, सेम उसने क्या कर दिया कि ब्रिटिशर्स से तो वो टैक्स नहीं लेते थे, इसके अलावा लोकल मर्चेंट से भी उन्होंने टैक्स लेना बंद कर दिया मीर कासिम ने। अब ये तो बुरा लगेगा भाई, जो फ़ायदा जो सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिल रहा था अब वो लोकल मर्चेंट्स को भी मिल रहा है वो फ़ायदा। द ईस्ट इंडिया कंपनी देन डिसाइडेड टू रिमूव मीर कासिम फ्रॉम द थ्रोन and reappoint Mir Jafar as the Nawab of Bengal. The treaty was signed between the British and Mir Jafar, which gave the British the permission to issue their own दस्तक। तो देखो ज़रा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ये मीर कासिम ना अपना हक जमा रहा है, अपना रुतबा दिखा रहा है, इसने कैसे हमारी दस्तक को जो दस्तक थी उनको फ्री कर दिया लोकल मर्चेंट्स के लिए भी, ये तो हमारे काम करने का तरीका है ही नहीं, है ना। ब्रिटिशर्स को तो हमेशा से वो लोग चाहिए जो उसके कहने पर चलें। मीर जाफ़र उनके कहने पर चल रहा था, पर उसका दामाद मीर कासिम उनके कहने पर नहीं चल रहा था, तो उन्होंने मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफ़र से एक ट्रीटी साइन करी जिसमें उनको खुद की दस्तक ही इश्यू करने का राइट था। बैटल ऑफ बक्सर, देखो ब्रिटिशर्स ने लड़वाया, लोगों को यूज़ किया, और उसके बाद जिन लोगों को यूज़ किया और जिन लोगों ने उनके लिए अपने लोगों को हराया, ब्रिटिशर्स ने उनका भी एक्सप्लॉइटेशन किया। देखते हैं कैसे। आफ्टर बीइंग आउस्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम जॉइन हैंड्स विद शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध। भाई से गुस्सा आ गया, मीर कासिम को वहाँ से तो हटा दिया, पर मीर कासिम को अब गुस्सा आ गया। मीर कासिम बोला कि भाई ऐसे कैसे। उसने कहा चलो ठीक है, मैं शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उसने मीर कासिम ने उससे जाकर हाथ मिला लिए। दे ऑल्सो गेन सपोर्ट फ्रॉम द मुगल एम्पर शाह आलम II। दूसरा सपोर्ट उन्हें मिला शाह आलम II से। तो क्या क्या टीम बन गई हमारी? मीर कासिम थी, मीर कासिम की टीम में आ गए शुजाउद्दौला, और उसके अलावा कौन आए? मुगल एम्पर शाह आलम II। दे क्लैश्ड विद द फोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट बक्सर in 1764, where they were defeated. After the Battle of Buxar, Mir Qasim fled from the battle scene and spent the rest of his days in anonymity. तो देखो ये क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स से लड़ने गए, पर ब्रिटिशर्स ने इन्हें हरा दिया। जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें हरा दिया तो जो मीर कासिम था वो भाग गया और किसी अनजान जगह पर रहने लगा। शुजाउद्दौला escaped to रोहिलखंड and अवध was annexed by the East India Company. देखो ना हुआ क्या, ये लड़ने तो गए थे ब्रिटिशर्स से लड़ने गए बंगाल के लिए, और अवध भी दे बैठे। अवध कैसे दे बैठे? जो शुजाउद्दौला था, जो अवध का जिसके अंदर अवध था, अवध का नवाब था, वो भी उसके हाथ से इस बैटल में चला गया। भाई 3 लोग थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और तीसरा बताइए शाह आलम II। तो जो मीर कासिम था वो तो भाग गया, उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी कहाँ बिताई किसी को नहीं पता। शुजाउद्दौला रोहिलखंड भाग गए और अवध ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। द मुगल एम्पर शाह आलम II जॉइन हैंड्स विद द ब्रिटिश। अब बेचारा ये अकेला क्या करता, 3 लोग थे, 2 लोग भाग गए, अकेला क्या करता, इसलिए उसने ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिए। ही ऑल्सो गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी राइट, दैट इज़ द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो हारा हुआ व्यक्ति है वो तो ऑफकोर्स जीतने वाले की हर बात मानेगा, तो उन्होंने बोला ऐसा है, ब्रिटिशर्स ने, लड़ाई तो बहुत हो गई, 2 लोग तो तुम्हारे भाग गए, अवध वैसे भी हमारे अंडर आ चुका है, बंगाल तो पहले ही हमारा था ही, अब तुम एक काम करो, ये जो शाह आलम II जो बचे हो,
जो भी हम रेवेन्यू कलेक्ट, तुम्हारा जो एरिया है ना ये बंगाल बिहार उड़ीसा वाला, इससे हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेटर सुजाउद्दौला वॉज गिवन बैक अवध, बट ही वॉज नाउ मोर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रिटिश। हार गया, उसको एक टुकड़ा दे दिया गया अवध कि भैया तुम अवध रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो अवध, पर वो सिर्फ और सिर्फ नाम का वहाँ पर नवाब रह गया था। सारी की सारी पावर ब्रिटिशर्स के पास थी, पूरा अवध ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, और जो शाह आलम II थे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव बनकर रह गए, ब्रिटिशर्स की तरफ से एक इंसान बनकर रह गए कि हाँ वो वहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए अवध को चला रहे हैं। कितना बड़ा लॉस हो गया, देख रहे हो, दो युद्धों से, 2 वॉर से कितना बड़ा लॉस हो गया ना। डुअल गवर्नेंस इन बंगाल, अब लॉस तो हो ही रहे थे, इतना बड़ा लॉस हो गया, अवध चला गया, बंगाल चला गया, ठीक है। इसके अलावा ये बंगाल बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू तक चला गया। जो स्ट्रॉन्ग थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए, मीर कासिम सुजाउद्दौला, ये भी चले गए। तो अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे इन लोगों का था डुअल गवर्नेंस, तो देखते हैं डुअल गवर्नेंस क्या थी। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, a dual government came into existence. Under the dual form of government, the British gained the power to collect Diwani. The nizamat of the responsibility of the maintaining law and order and protecting the state boundaries remained with the Nawabs. देखो ज़रा डुअल गवर्नमेंट क्या थी, कि डुअल गवर्नमेंट में यानी 2 गवर्नमेंट होंगी, 2 गवर्नमेंट होंगी, कहाँ की होंगी, देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर डुअल गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और यहाँ पर जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, नवाब कलेक्ट करेंगे, यानी कि पैसा तो सारा नवाब ले लेंगे, पैसा सारा नवाब ले लेंगे, पर लॉ ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, नवाब। जो उनके लोग हैं उनकी हिफाजत कौन करेगा, नवाब। सारे काम कौन करेगा, नवाब। पैसा कलेक्ट करने के लिए कौन आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स। क्या डुअल गवर्नमेंट है, देखिए आपने, 2 गवर्नमेंट काम कर रही है इसमें, एक तो इसकी नवाब की काम कर रही है और दूसरा ब्रिटिशर्स की। किस तरीके से काम कर रही है, ब्रिटिशर्स पैसा लेंगे, बाकी का सारा काम पैसे के अलावा नवाब करेंगे। द कॉमन पीपल सफर्ड द मोस्ट अंडर द डुअल अरेंजमेंट, एज नीदर द ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर द नवाब पेड एनी अटेंशन टू द वेलफेयर। एक वो वाली कहावत सुनी है, सबकी जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स को पैसा लेने से मतलब है, नवाब को अपने बचे कुचे काम निपटाने से मतलब है, तो जो उसके लोग हैं उनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। बेचारे वो लोग कहाँ जाकर बोलें कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो इनके संग ऐसा हो गया, लोग बेचारे परेशान। Almost 1/3 of the population perished in famine. No arrangements were made to help the people during the famines. On the other hand, the British officials amassed a large fortune and came to be known as nabobs. क्या बोलने लगे अब इन्हें, नबोब्स बोलने लगे। वो नवाब थे, इन्हें नबोब्स बोलने लगे। और जब भुखमरी फैली, किसी ने भी लोगों की चिंता नहीं की, किसी ने भी लोगों की मदद नहीं की। इसके बाद हुआ एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो मैसूर वॉर, 4 वॉर हुए थे, जिसमें मराठा, ये जो एंग्लो थे, मराठा थे मैसूर के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो देखते हैं क्या हुआ था इसमें। Due to their quest to expand their territories, the East India Company faced strong opposition from Mysore that emerged as a powerful state under the astute leadership of हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स अपना राज्य बढ़ाए जा रहे थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे, बिल्कुल भी बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अपोजिशन में, इसके विरुद्ध मैसूर के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और उस समय जो मैसूर के लीडर थे वो थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। The Anglo-Mysore Wars took place in the late 18th century, lasting over a period of 3 decades. Mysore was initially able to protect and maintain its independence against the British. However, with the help of the Nizam of Hyderabad, the British were able to defeat Hyder Ali. मैंने आपको बताया ना, ब्रिटिशर्स बहुत कम थे, ब्रिटिशर्स की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हम पर राज कर पाते, पर उन्होंने फूट डालो और राज करो का हमेशा फॉलो किया रूल, और जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को ही आपस में लड़ा दिया।
जब हैदर अली को ब्रिटिशर्स लड़कर हरा नहीं पाए, अकेले नहीं हरा पाए, तो इन्होंने क्या किया कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे इनके साथ मिलकर, सोचो कितने गद्दार लोग होंगे उस समय कि हैदराबाद भी इंडिया का हिस्सा, मैसूर भी इंडिया का हिस्सा, फिर भी हैदराबाद के इंसान ने, हैदराबाद के रूलर ने किसको हरवा दिया? मैसूर के रूलर को हरवा दिया। देखा कहाँ है यूनिटी? बाहर से आए कुछ लोगों के लिए अपने ही लोगों को हरा दिया। तो देखो यहाँ पर इन्होंने निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर हैदर अली को हरा दिया। Tipu Sultan waged two wars against the British. However, at the Battle of Seringapatam, 1799, Tipu Sultan was defeated and killed. Mysore was annexed by the British, the Nizam of Hyderabad and the Marathas. चला गया, हमारे हाथ से मैसूर भी चला गया। बहुत लड़ाई की हैदर अली टीपू सुल्तान ने, पर आखिर तक आते आते टीपू सुल्तान हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। The Anglo-Maratha Wars, first 1775 and 1818. After the decline of Mughal Empire, it was believed that the Marathas, under the leadership of Peshwas, would be ruling over India from Delhi. However, this dream of ruling India got shattered after the defeat of the Marathas in the Third Battle of Panipat in 1761. Marathas got divided after this defeat and different chiefs started ruling different parts of the country. यही दिक्कत रही, लोग अलग अलग हो गए, उन्होंने अपने अपने हिस्से लिए और अपने अपने हिस्से को रूल करने लग गए। अगर वो लोग यूनिटी की बात करते, एकता की बात करते, तो शायद 200 साल ये लोग हम पर राज नहीं कर पाते। They belonged to dynasties such as Bhosle, Holkar, Scindia and Gaikwad. They were represented collectively by a Peshwa. Mahadi, Scindia and Nana Pandis were the two most famous Peshwas in the latter half of the 18th century. Like the rulers of Mysore, the Marathas were very powerful and were able to resist the attacks from the East India Company for a very long time. It took 3 wars for the British to finally defeat the Marathas. तो कितना टाइम लगा मराठास को हराने में? तीन वॉर्स लगे मराठास को हराने में। The disunity among the Maratha rulers proved to be disadvantageous for the East India Company, who was eventually able to defeat them. Under Warren Hastings, the reigning Peshwas was dethroned and his territory was annexed under the policy of the subsidiary alliance. Please इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो पेशवा थे उनको किसके टाइम से हटाया गया, कौन थे उस समय वहाँ के जो लीडर थे उस समय, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। Now expansion of the British rule in India. The British, who had entered India as a trading company, now sought political power to maximize their profits through trade. To succeed in their endeavour for political power, the British ruthlessly followed an ideological and military strategy to consolidate and expand their empire in India. The trade contacts slowly gave British to give authority in India. जो ट्रेड के लिए अथॉरिटी इंडिया में दी गई थी ब्रिटिशर्स को, अब उससे ज़्यादा ब्रिटिशर्स अपना काम कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर हम फूट डालो और राज करेंगे तो हम आराम से राज कर पाएंगे, हमारा प्रॉफिट होगा, हम ट्रेड आराम से कर पाएंगे बिना टैक्स दिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सब्सिडरी अलायंस। द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। Under the policy of subsidiary alliance, an agreement was made with the rulers whereby the British offered them protection in lieu of payments and certain administrative powers. इन्होंने बोला subsidiary alliance के अंडर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम पैसा हमें देना हमारी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, हम रेवेन्यू नहीं देंगे, हम ट्रेड फ्रीली करेंगे आपकी स्टेट में और आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे। The states which agreed to enter into an alliance with the British were not permitted to maintain their armies. अब इसके अंदर ये था कि अगर हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी खुद की आर्मी मेंटेन करने की? तो सब्सिडरी अलायंस में जो भी स्टेट हमारे अंडर आएगी वो अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करेगी। In case a ruler was unable to pay the company for its protection services, their kingdom was annexed. और अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी स्टेट हमारे अंडर आ जाएगी।
तो देखा क्या थी इनकी पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस की, कि तुम हमें पैसे दो, तुम्हारी प्रोटेक्शन हम करेंगे, और अपनी आर्मी तुम रख नहीं सकते हो। जिस दिन तुमने पैसा देना बंद कर दिया उस दिन हम तुम्हारी स्टेट को पूरी तरीके से अपने अंडर ले लेंगे। दूसरी पॉलिसी, खतरनाक पॉलिसी, ये भी सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉलिसीज़ में आता है। सो दिस इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। In 1848, Lord Dalhousie came to India as the Governor General. He initiated the doctrine of lapse, which was an effective tool to expand the territories of the British Empire. The doctrine of lapse stated that if a ruler died without a natural heir, his state would be annexed by the British government. इसका मतलब कि अगर किसी की स्टेट का कोई वारिस पैदा नहीं होता है, खुद का वारिस, गोद लिया हुआ वारिस नहीं चलेगा, किसी से दूसरा लिया हुआ वारिस नहीं चलेगा, उनका खुद का वारिस अगर नहीं होगा, खुद का बच्चा नहीं होगा, तो उनकी स्टेट को हम अपने अंडर ले लेंगे। और ये किस समय पे हुआ? लॉर्ड डलहाउसी। प्लीज़ अंडरलाइन करिएगा इसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके टाइम में आया? लॉर्ड डलहाउसी। और सब्सिडरी अलायंस किसके अंडर आया था? लॉर्ड वेलेस्ले। ओके। द स्टेट वुड ऑल्सो नॉट गो टू द अडॉप्टेड सन in case of the ruler adopted a successor. Many Indian states such as Jhansi, Nagpur and Satara were annexed through the British policy of doctrine of lapse. आप देखिएगा किस तरीके से लड़ाई हुई। इवन एक मूवी भी आई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई की अपनी स्टेट के लिए, पर वो हार गई, उन्हें भी हरा दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई उस वॉर में। और उनका सिर्फ ये गलती ये थी कि उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसे गलती नहीं बोलेंगे, सॉरी वो वर्ड ही गलत है कि गलती नहीं बोल सकते, उनका जो निश्चय था, दृढ़ निश्चय था, वो ये था कि वो अपनी स्टेट को, झांसी को, बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। उनका बेटा खुद का नहीं था, उन्होंने गोद लिया था और वो चाहती थी कि इस गोद लिए हुए बेटे को वहाँ का वारिस बनाया जाए, पर ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि गोद लिए हुए बच्चे को हम वारिस नहीं बना सकते। इसीलिए वॉर हुआ और वॉर में हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु हो गई और झांसी भी ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया। नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान थ्रू सिंध। द ब्रिटिश then went on to sign a treaty with the rulers of Sindh, who agreed not to let the French pass through their territories. The British then signed another treaty which ensured the rulers of Sindh that they would not transport arms and weapons through Sindh. तो अब इन्हें सिंध चाहिए था। सिंध के लिए इन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, इन्हें अफ़गानिस्तान अपने कंट्रोल में लेना था। अगर इन्हें सिंध चाहिए था, ये जो अफ़गानिस्तान चाहिए था, इन्हें सिंध से ही ये मिल सकता था, तो इन दोनों चीज़ों को इन्हें कंट्रोल में करना था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बोला साइन अ ट्रीटी विद द रूलर ऑफ सिंध। इन्होंने सिंध के रूलर से एक ट्रीटी साइन करी। इस ट्रीटी में क्या था कि जो आर्म्स है, जो वेपन्स हैं, वो सिंध के थ्रू यहाँ पर नहीं आएंगे। However, they breached his treaty during the first Afghan war in 1839 when their army moved toward Afghanistan through Sindh. The rulers of Sindh were accused of plotting against the British, after which Sindh was annexed in 1843. सिंध भी इनको मिल गया 1843 में। देखो कैसे धीरे धीरे ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। Now annexation of Punjab. Under the strong leadership of Maharaja Ranjit Singh, the Sikhs were considered a formidable power. Although Maharaja Ranjit Singh maintained a friendly relationship with the British, he was always cautious with the British. जो ये रंजीत सिंह थे, ये ब्रिटिशर्स से फ्रेंडली नेचर तो रखते थे पर बचाव भी रखते थे ब्रिटिशर्स से अपना, ठीक है, दोस्ती भी रखते थे पर उनसे बचकर भी रहते थे। The Sikhs also maintained a large army. ये अपनी खुद की आर्मी मेंटेन करते थे। The defeat of Ranjit Singh in 1839 resulted in a civil war. The British were quick to take advantage of the unrest that was slowly engulfing Punjab. आपस में ही लड़ गए, सिविल वॉर हो गए। जब सिविल वॉर हुए बस फ़ायदा उठा गए ब्रिटिशर्स को तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था, जैसे ही मौका मिला फ़ायदा उठा लिया और धीरे धीरे जो पंजाब था वो भी उनके अंडर चला गया। 2 Anglo-Sikh wars were fought and eventually the British were able to defeat Sikhs. Thus Punjab was also conquered and brought under the British Empire. देख रहे हो, सिर्फ 4 पैराग्राफ में हमारा कितना कुछ चला गया। अब एनेक्सेशन ऑफ अवध देखो,
Lord Dalhousie annexed Awadh and deposed the Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, in 1856. Misgovernance was cited as the cause of annexing Awadh. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. उसने बोला तुम अवध को चला नहीं पा रहे हो. जो वाजिद अली शाह थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम अवध को उस तरीके से चला ही नहीं पा रहे हो जिस तरीके से अवध को चलना चाहिए, तो फिर ऐसा करो, तुम रहने दो, अवध हमें दे दो. और मिस गवर्नेंस के बेसिस पे इन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया. Despite being loyal to the British, the Nawab of Awadh was dethroned and exiled to Calcutta. Many soldiers in the British army belonged to Awadh. Deeply resented the treatment meted out to their ruler Wajid Ali Shah. सोच सकते हो, जो नहीं मान रहे थे इनकी बात, उनसे लड़ाई करके इन्होंने उनका एरिया छीन लिया. जो बात मान रहे थे इन्होंने तो उनको भी वहाँ से भगा दिया और अपना एरिया, उनका एरिया अपने अंडर शामिल कर लिया. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो चलिए अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इतना एरिया अपने अंडर तो ले लिया, पर उसे चलाया कैसे. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द ब्रिटिश डिवाइडेड देयर न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरीज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ प्रेसिडेंसीज. इन्होंने क्या किया कि अच्छे से उसको चलाने के लिए, अच्छे से तो उन्हें क्या चलाना था, लोगों से तो उन्हें मतलब था नहीं, उन्हें सिर्फ अपना काम अच्छे से चलाना था. तो अपना काम अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने जो जितने एरिया को कवर किया उसको छोटे छोटे और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. द थ्री मेन प्रेसिडेंसीज इंक्लूडेड द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. ईच प्रेसिडेंसी वॉज हेडेड बाय अ गवर्नर. हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था. जैसे 3 प्रेसिडेंसी हो गई ना, तो बॉम्बे का एक गवर्नर होगा, मद्रास का होगा, एक कलकत्ता का होगा. द गवर्नर जनरल वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. ये थे गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स. Along with new reforms, a lot of administrative restructuring was done by the British to strengthen their rule over India. इन्होंने बहुत सारे restructures करने शुरू कर दिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से रिवाइव करना शुरू कर दिया. In 1772, a new system of justice was introduced where each district had 2 courts. 2 courts बना दिए, एक criminal और एक civil. With the help of the Indian Maulvis and Pandits, the Indian laws were interpreted for the British administrators who presided over civil courts. और ये जो laws थे इनको बनाने के लिए इन्होंने मौलवीज और उस समय के पंडित्स की मदद ली. Although the criminal courts were under qazis and muftis, they were still supervised by the British district collectors. The Regulating Act of 1773 established a new Supreme Court and a new Court of Appeal, सदर निज़ामत अदालत इन कलकत्ता. अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो सदर निज़ामत अदालत बनी कलकत्ता में, वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी. अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द पोजीशन ऑफ द कलेक्टर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. इसमें जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था वो होता था कलेक्टर. ही वॉज अ रेवेन्यू कलेक्टर एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. उसके जो 2 मेन काम थे वो थे रेवेन्यू कलेक्ट करना और दूसरा जो स्टेट है उसके लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना. द कलेक्टर वॉज असिस्टेड बाय जजेस एंड पुलिस ऑफिसर्स. और इसकी मदद कौन करता था? जजेस और पुलिस ऑफिसर्स मदद करते थे. द कलेक्टर्स ऑफिस और द कलेक्ट्रेट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ अथॉरिटी. नाउ आर्मी अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. लोगों को लड़ाना भी तो था, तो आर्मी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी. तो आर्मी कैसे मेंटेन की? The core strength of the British East India Company was its army. It helped the company to establish its rule in the vast territory of India. The company's army was significantly different from that of the Mughal army. Britishers की army अलग थी मुगल आर्मी से. It was a group of trained professional forces. इन्होंने क्या किया? अलग अलग forces बनाई और वो सब trained थे, proper trained थे war के लिए. The British Indian Army had international experiences of fighting the war in Burma, Afghanistan and Egypt. यहाँ पर ये लोग लड़ कर आए थे, इसीलिए उन्हें उनकी जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उनको एक्सपीरियंस भी मुगल आर्मी से ज़्यादा था. The British forces used weapons such as muskets and matchlocks. The soldiers of the British Army were known to keep pace with the changing requirements and change
एंड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे और हर बार नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लोग अपने वेपन्स को मॉडिफाई कर लिया करते थे। The British developed a uniform military culture. The soldiers were given training in the European style that included drills and discipline. यानी कि उनको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग दी जाती थी। Caste and community feelings were replaced with professional feelings of identity. However, this created a problem among the soldiers in India. This was the reason that the Indian sepoys revolted in large numbers against the British in 1857. वहाँ के जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे, उनके रहने सहने का तरीका अलग था, उनका कल्चर अलग था और इंडियन सोल्जर्स का भी तरीका अलग था। इसीलिए उनके अंदर क्लैशेस हुए और क्लैशेस की वजह से रिवॉल्ट हुआ 1857, जो कि सामने आ गया। 1857 का रिवोल्ट हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी हो कि उसका जो एक्चुअली गुस्सा तो लोगों के अंदर पहले से ही काफ़ी था, बस एक मौका चाहिए था और वो मौका मिल गया 1857 में। तो चलिए इसको हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपको अभी करना है की टर्म्स, ये की टर्म्स आपको नोटबुक्स में करने हैं। इसके अलावा ये माइंड मैप भी आपको अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। In next class we will try to do the exercise and then we will do the question answers. Okay, till then, bye.